हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज की जो रिवीजन क्लास मैं देने जा रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास हम लोग आज की क्लास देखने जा रहे हैं लेक्चर 10। लेक्चर 10 जो हमारा है वो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। डायमेंशनल मेथड इससे पहले हम लोगों ने सीखा। हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशनल फार्मूला हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। अगर आपका पहले वाला वीडियो छूटा हुआ होगा तो मैं सजेस्ट करूंगा लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8, ये 3 लेक्चर आप देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूले को किस तरह से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह से डिटरमिन किया जाता है। ओके, आज की क्लास में क्या है, तो आज की क्लास में अगर हम लोग स्पेशली बात करेंगे तो आज की क्लास में हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि डायमेंशनल मेथड का यूज़ किस तरह से किया जाता है। हम लोग 3 केस बारी बारी से देखने वाले हैं ना। इसी में आज की क्लास में हम लोग केस फर्स्ट देखेंगे, टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। इसके बाद फिर आपको केस सेकंड पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको मैं ये पढ़ाने वाला हूँ कि किसी भी फॉर्मूले की एक्यूरेसी डायमेंशन से किस तरह से चेक की जाती है। फिर एक और एप्लीकेशन मैं समझाऊंगा, तो मिला जुला कर 3 एप्लीकेशन हम लोग समझने जा रहे हैं। चलिए पहले एप्लीकेशन की बात करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन वी हैव इज़ टू कन्वर्ट वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाइएगा, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हम लोगों के पास से 2 पैरामीटर होती है। सपोज़ अगर मान लिया जाए कि हम लोग लेंथ को ही डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ लिखनी है, तो अगर मैं लेंथ लिखूंगा तो खुद आप बताइए, तो ये लेंथ हमारा कितना आ जाएगा। तो इस लेंथ को सपोज़ मैं मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर कोई लेंथ है। तो अब इस 10 सेंटीमीटर की रिप्रेजेंटेशन में 2 बातें आ रही हैं। एक देखिए, तो एक हमारा आ रहा है न्यूमेरिकल फैक्टर, आपको साफ दिख रहा होगा, ये हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर है। और दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी हमारी यूनिट आ जाएगी, है ना। कुछ दिख रहा है इस तरह से, ये हमारा सेकंड आ गया, जिसे हमने यूनिट के लिहाज से दिखा दिया। तो मालूम ये हो गया कि लेंथ को दिखाने के लिए हम लोगों के पास 2 पैरामीटर है, एक है न्यूमेरिकल फैक्टर, अगला है यूनिट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर बात कीजिएगा ना, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए यही पैरामीटर यूज़ होता है। मान लीजिए फोर्स को दिखाना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाली फोर्स 5 न्यूटन है, तो आप देखिए, तो ये 5 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और n हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट आ गया। अगर मान लिया जाए कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप बताइए, तो 10 हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, और मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, तो मीटर पर सेकंड आपका यूनिट आ गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिप्रेजेंटेशन में 2 पैरामीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है और दूसरा हमारा यूनिट हो जाता है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से कोई फिजिकल क्वांटिटी x डिफाइन हो रही है ना। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी x के लिए अगर हम लोगों को मानना होगा तो x इज इक्वल टू एन यू मान सकते हैं ना। आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल ही मान सकते हैं। चलिए, अगर मान लिया जाए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ही हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या इस 10 सेंटीमीटर को हम लोग 100 मिलीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर जो है वो हमारा 100 मिलीमीटर के इक्वल होता है ना। तो ये दोनों लेंथ हमारा इक्वल ही है। तो पता ये चला कि हमने सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज किया है। अगर आप देखिएगा तो हमारा सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो मेज़रमेंट हमारी सेम है। आप 10 सेंटीमीटर की बात कीजिए या 100 मिलीमीटर की बात कीजिए, बोथ रीडिंग्स आर फॉर सेम मेज़रमेंट, ये दोनों एक ही मेज़रमेंट को दिखा रही है। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? तो चलिए, इन सब चीज़ों को रफ वर्क में मैंने लिया था। मैं एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों को पहले डिलीट करता हूँ और फ्रेश मैं लिखता हूँ यहाँ से। ओके, तो चलिए डिलीट कर देता हूँ। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने एक सिस्टम ले लिया, तो उसी के एवज़ में हम लोगों ने लिख दिया है कि इन फर्स्ट टाइप ऑफ द सिस्टम, मान लीजिए कि एक सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें दिखाना है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए x इज इक्वल टू n1 इंटू u1 का यूज़ किया। जैसा कि अभी आपने देखा था ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिया था एग्जाम्पल, लेंथ को हम लोगों ने क्या लिखा था, तो लेंथ को हम लोगों ने लिख दिया था
10 सेंटीमीटर, याद होगा हम लोगों को, है ना। तो यहाँ पर 10 क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या था, यूनिट। तो पहले टाइप ऑफ सिस्टम के लिए फिजिकल क्वांटिटी को N1 U1 में दिखाया मैंने। तो जहाँ x से हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को दिखाया है, N1 आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और U1 हमारा यूनिट हो गया। ओके, चलिए अब सिस्टम में बदलता हूँ। जैसा कि आपने देखा था, मैंने आपको समझाया था कि इसी लेंथ को दूसरे सिस्टम में हम लोग और क्या बोल सकते हैं, 100 मिलीमीटर बोल सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट चेंज किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट चेंज कर रहे हैं और देखते हैं कि दूसरे टाइप के सिस्टम में क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए लिखता हूँ मैं। चलिए अब देख लीजिए, तो अगर मैंने सिस्टम चेंज कर लिया और मैंने लिख दिया इन सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम, तो सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी सेम है, मतलब उसी फिजिकल क्वांटिटी एक्स को हम लोग दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू N2 हो गए और यूनिट भी हमारा क्या हो गया, U2 हो गया। तो ये हमारे चेंज हो गए। अब बताइए, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 से बात करूँगा तो ये दोनों मेजरमेंट तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए है ना। तो आप बोलेंगे यस सर, बिल्कुल एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए है। तो एक काम ये किया जाए, बिकॉज दोनों मेजरमेंट एक ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं N2 इंटू U2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1। अब बताइए, जब आपको N2 लिखना होगा तो ये N2 आप क्या लिखिएगा, N2 आ जाएगा ना N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। ये हमारे पास N2 के लिए एक्सप्रेशन आ गया। गॉट इट। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने N2 के लिए एक्सप्रेशन दे दिया। मैंने आपको डायमेंशन जब पढ़ाया था तो डायमेंशन में मैंने आपको बताया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर लिखते हैं तो वो डायमेंशन डायरेक्टली बिलोंग करता है यूनिट से, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में वेलोसिटी, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो ये बता दीजिए, तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 होती है। अगर आप यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा, मान लो SI यूनिट ही लिख रहे हैं, तो SI में मास लेंथ की यूनिट मीटर हो गई, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, तो वेलोसिटी का SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो इट मीन्स यूनिट और डायमेंशन में गहरा रिलेशन है ना। तो इन जनरल अगर मेरे को लिखना होगा डायमेंशन को इन जनरल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैं लिख लूँ। देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को अगर दिखाना है तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट M टू दी पावर A L टू दी पावर B एंड T टू दी पावर C, यही होता है ना। तो बताइए, तो ये चीज़ें डायरेक्टली हम लोग यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि इसे इक्वेशन 3 कंसिडर कर लिया गया, तो यूनिट की जगह पर डायरेक्ट आप डायमेंशन को लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, N1। अब देखिए यहाँ पर दो यूनिट है, U1 और U2 है। तो U1 और U2 को अगर डायमेंशन के टर्म में लिखेंगे तो यूनिट में M L एंड T तीनों का कंपोनेंट होता है। तो मान लो M के लिए लिखा तो ये M1 बाई M2 टू दी पावर A आ जाएंगे, फिर हमारा L1 अपॉन L2 टू दी पावर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। फिर आप क्या लिखिएगा, T1 बाई T2 टू दी पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशन का यूज़ कर, है ना। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 टू दी पावर A L1 बाई L2 टू दी पावर B T1 बाई T2 टू दी पावर C। चलिए अब एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पैटर्न पर, ताकि ये क्वेश्चन हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अब समझते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल है हम लोगों के पास, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को हम लोगों को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो एक बात बताइए, अगर हम लोग न्यूटन की बात करते हैं तो ये न्यूटन भी आपका सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, है ना। तो ये कौन सा सिस्टम होता है, तो ये आपका SI सिस्टम है। इसे हम लोग सिस्टम 1 मान लेते हैं, है ना, क्योंकि इस सिस्टम में यूनिट्स की मेज़रमेंट दी गई है। तो अगर आप इस सिस्टम की बात कीजिएगा तो इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया 1 न्यूटन का फोर्स है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू N1 की बात करेंगे तो ये 1 दिया गया है। दूसरा, फिर हम लोग कहाँ आते हैं, डाइन में आते हैं, है ना। तो डाइन हमारा कौन सा सिस्टम हो गया, CGS सिस्टम हो गया। और इस सिस्टम को अगर हम लोग बात करेंगे तो इस सिस्टम को आप सिस्टम 2 मानिए, और इस सिस्टम 2 में आपको निकालना है N2 की वैल्यू निकालनी है, N2 क्या होगा। ओके, तो आप न्यूटन की बात करो या डाइन की बात करो, ये दोनों यूनिट जो है ना हमारा, वो फोर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँगा तो कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व है हमारी, यहाँ पर इन्वॉल्व है फोर्स।
और फोर्स के लिए डायमेंशनल फार्मूले की बात की जाएगी तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2 होता है। तो व्हाट वी हैव फ्रॉम अबव इक्वेशन सेज दैट n2 इज इक्वल टू n1 m1 बाई m2 टू दी पावर a, l1 बाई l2 टू दी पावर b, t1 बाई t2 टू दी पावर c, यही ना है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो हम लोगों को पता है n2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या है n1 m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 टू दी पावर b, देन t1 अपॉन t2 टू दी पावर c। ये मेन फार्मूला आ गया हमारा, है ना। इस कंडीशन में आइए जिस कंडीशन में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को n2 पता करना है, n1 की वैल्यू 1 दी गई है ना। फोर्स की डायमेंशन क्या है mlt-2। अब a b और c का लफड़ा ही ख़त्म हो गया, हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं m1 बाई m2, फिर कितने आ जाएंगे l1 बाई l2, और टाइम के लिए अगर आप आइएगा तो ये t1 बाई t2 पर पावर -2 आ जाएगा, है ना। इतना लिख दिया, बन गया ना mlt-2। बस इसी तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं पावर a b और c को, जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारा उसी के फॉर्मेट में लिख देंगे, काम ख़त्म हो गया। अब बता दीजिए जब हम लोग n2 लिखेंगे तो n2 इज इक्वल टू क्या आएगा m1 बाई m2। तो बताइए तो सिस्टम 1 क्या है SI सिस्टम, और SI सिस्टम में मास का यूनिट होता है किलोग्राम। और सिस्टम 2 क्या है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम बोलते हैं जिसमें लेंथ को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, मास को मेज़र करते हैं ग्राम में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में। तो क्योंकि ये CGS सिस्टम है, मास को ग्राम में मेज़र करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं, ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 ग्राम लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया L1। SI यूनिट लेंथ की मीटर होती है और CGS यूनिट लेंथ की होती है सेंटीमीटर। टाइम की भी SI यूनिट सेकंड होती है, CGS यूनिट भी टाइम की सेकंड होती है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया और यहाँ पावर आ गया -2। अब ज़रा कन्वर्जन के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। n2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम आ गया, है ना, इंटू 1 मीटर को क्या लिखिएगा 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर। ये बताइए तो सेकंड और सेकंड तो यहीं से कैंसिल हो गए, तो ये मिल गया 1 टू दी पावर -2, है ना। अब आप इसको लिखिए n2 इज इक्वल टू 1 इंटू ग्राम ग्राम कैंसिल कीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल कीजिए। ये आपका 1000 है तो 1000 क्या लिखिएगा 10 टू दी पावर 3, 100 को क्या लिखिएगा 10 टू दी पावर 2, और ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ये 1 टू दी पावर -2 है। तो 1 पर कोई भी पावर रहे आंसर तो 1 ही आना है। तो अब यहाँ से बता दीजिए अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 टू दी पावर 5 आ जाएगी। तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। तो जब हम लोग फाइनली रिजल्ट देना चाहते हैं तो रिजल्ट में आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 10 टू दी पावर 5 डाइन आ जाएंगे। और यही हम लोगों को रिस्पॉन्स लाना था, 1 न्यूटन की कन्वर्जन डाइन में करनी थी। आई थिंक कि हो गया होगा, कितनी आसानी से ये एग्जाम्पल हो गया, है ना। चलिए इसी तरह से एक और मिलता जुलता एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना, है ना। तो आपको यहाँ पर 2 सिस्टम दिया गया है, एक जूल दिया गया है और एक अर्ग दिया गया है। तो पहले सिस्टम की अगर बात करते हैं ये जूल हो गया। तो जूल हमारा SI सिस्टम है, ओके। और ये SI सिस्टम में एनर्जी की यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट हो गई जूल। इसी तरह से दूसरा है हमारा अर्ग। अगर अर्ग की बात करेंगे तो ये CGS सिस्टम है और ये है हमारी एनर्जी की ही यूनिट है ये भी। और आप जानते हैं अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूँगा डैट इज़ ये हमारा सिस्टम 1 हो गया। यहाँ से इसकी बात कर ली तो ये सिस्टम 1 मिल गए, और अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये हमारा क्या आ गया सिस्टम 2 आ गया। n1 पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जूल को कन्वर्ट करना है तो n1 हो गया 1। कितने अर्ग के बराबर है n2 हमें पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप अच्छी तरह से जानते हैं और मैंने बार बार आपको जोर भी डाला है डायमेंशन याद रखने के लिए। एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला होती है mL²T-2। चलिए इतना रख दिया। आपको पता है ना n2 और n1 के बीच में क्या रिलेशन है। n2 इज इक्वल टू क्या होता है n1 m1 बाई m2 टू दी पावर a होता है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा L1 बाई L2 टू दी पावर b
फिर क्या आ जाएगा T1/T2 टू दी पावर C, इतने आ गए। अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में लिखूंगा तो बताइए, तो एनर्जी के टर्म में क्या आएगा, N2, N1 की वैल्यू 1 दी गई है और डायमेंशन में ml² T-2 है ना, तो ये m का फॉर्म आ गया, ये बताइए ये l² का फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से ये T1/T2 है तो ये T⁻⁻2 का फॉर्म आ गया है ना। अब फाइनली लिखते हैं ज़रा रिस्पॉन्स, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, ये बताइए पहला सिस्टम SI सिस्टम है तो SI में मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। दूसरा CGS सिस्टम है तो यहाँ मास का यूनिट हो जाएगा ग्राम। यहाँ पर ये SI सिस्टम है, लेंथ की यूनिट मीटर, CGS में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर SI में भी टाइम की यूनिट सेकंड, CGS में भी सेकंड, पावर -2 है ना, आसान है हमारा। तो जब हम लोग N2 के लिए लिखेंगे तो N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 kg को लिखना है तो आप क्या लिखेगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या लिख दिया हम लोगों ने 1 ग्राम। फिर अगर 1 मीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 टू दी पावर -2 आ गया। अब ज़रा बता दीजिएगा इसको अगर लिखना होगा तो, और N2 इज इक्वल टू 1, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और ये स्क्वायर में होगा देखिएगा, तो ये तो हो गया 10 टू दी पावर 3 और ये हो गया 10 टू दी पावर 2, इसका स्क्वायर हो गया। और 1 पर कोई भी पावर रहे, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, तो 1 पर पावर -2 यहाँ 1 हो जाएगा, है ना। तो अब बताइए अगर मैं इसको लिखूँगा तो क्या लिखाएगा, N2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, तो इस तरह से N2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7 आ गया। जब N2 निकल गया तो अब आपको रिज़ल्ट लिखना था, तो रिज़ल्ट में आप यही ना लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 10 टू दी पावर 7 अर्ग आ जाएंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो डायमेंशन मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग देख रहे हैं ना कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए कितना आसान सा स्टेप है ना। चलिए यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी। देखिए एक सिस्टम दिया गया है, अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मान लीजिए सिस्टम 1 की मैं बात करता हूँ, है ना। तो सिस्टम 1 में मास की यूनिट, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट दी गई है 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड। तो सिस्टम 2 में हम लोगों को पता करना है कि फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी। ओके, फोर्स की यूनिट इस सिस्टम में पता करना होगा। तो अब ज़रा ध्यान देना कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिस्टम 1 क्या है, तो सिस्टम 1 हमारा मान लीजिए कि ये SI सिस्टम है। ओके, SI सिस्टम है और आप जानते हैं कि अगर SI सिस्टम की बात की जाएगी तो यूनिट ऑफ फोर्स हमारा क्या आता है, न्यूटन आता है। तो हम लोगों ने SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट लिख दी न्यूटन। ओके, और दूसरा सिस्टम यहाँ पर दिया गया है जिसमें लेंथ की यूनिट को 10 सेंटीमीटर, मास की यूनिट को 10 ग्राम एंड टाइम की यूनिट को 0.1 सेकेंड माना है। ओके, तो मान लिया जाए कि ये जो सिस्टम फर्स्ट है ना, इस सिस्टम फर्स्ट में फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई है 1। अब नेक्स्ट आइए सिस्टम सेकंड के लिए। तो जब मैं सिस्टम सेकंड की बात करूँगा तो इस सिस्टम में मान लीजिए कि जो यूनिट है हमारी, इस यूनिट को हम लोगों ने U से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आ गई हमारी U, और आप जानते हैं यहाँ पर लेंथ के लिए 10 सेंटीमीटर का यूज़ किया गया, मास के लिए 10 ग्राम का यूज़ किया गया है और टाइम के लिए 0.1 सेकेंड का यूज़ किया, एकदम बहुत ही आसान से शब्दों में। अब आप जानते हो अगर मैं दोनों सिस्टम का कंपैरिजन करूँगा तो दोनों सिस्टम के कंपैरिजन से रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, आपको पता है N2 इज़ इक्वल टू N1, और ये क्या आते हैं M1/M2 टू दी पावर A। फिर हम लोग क्या लिखते हैं L1/L2 टू दी पावर B। फिर क्या आ जाएगा T1/T2 टू दी पावर C, यही ना होता है। लेकिन अगर फोर्स के लिए लिखा जाएगा तो फोर्स के लिए यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, N2 इज़ इक्वल टू N1, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2 होती है, तो उसी सेंस में यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा L1/L2, और ये कितना आ गया T1/T2
टू दी पावर -2, इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब आइए न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए भाई, n2 इज इक्वल टू n1। n1 तो आपके आ गए 1 न्यूटन की फोर्स को कन्वर्ट किया हमने m1, तो m1 कितने आ जाएंगे बताइए। तो फर्स्ट यूनिट आपका SI यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट SI में मास कितने आते हैं, 1 किलोग्राम आते हैं। और सेकंड यूनिट जो दिया गया है जिसमें हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, तो इसमें मास की यूनिट है 10 ग्राम। आप देख सकते हैं मास 10 ग्राम है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है और टाइम 0.1 सेकेंड है। तो मास लिख दीजिए 10 ग्राम। फिर लेंथ की बात करते हैं, तो पहला SI सिस्टम है, SI में लेंथ मीटर में हो गया, और दूसरा है, दूसरे सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तीसरे कंडीशन में आइए, तीसरे कंडीशन में SI में टाइम की यूनिट सेकंड होगी, और जिस सिस्टम में यहाँ कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में टाइम की यूनिट 0.1 सेकंड है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए 0.1 सेकेंड पर पावर -2, लिख दिया, सिंपल है। तो अब बताइए अगर n2 हम लोगों को लिखना होगा तो n2 इज इक्वल टू हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम आएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या लिखिएगा 10 ग्राम। स्पीड कम लग रही होगी, स्पीड बढ़ा दीजिएगा काइंडली तो सुनने में अच्छा लगेगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर। ये 0.1 है तो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में तो 10 चला जाएगा ना, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल करो तो ये हमारा क्या आ गया 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1 पर पावर -2, सिंपली इतने आ गए। अब अगर यहाँ से लिखना होगा तो बता दो, तो n2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल कीजिए, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर दिया, तो ये 1 इंटू 100 आ गए, फिर इंटू 10 आ गए, और ये 10 पर पावर -2 है। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 10 पर पावर -2 आ जाएगा। तो बता दीजिए, तो n2 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे 100 इंटू 10, और 10 पर पावर -2 को आप 1/10 टू दी पावर 2 लिखते हैं ना, लिख दीजिए मैथमेटिक्स से। तो ये आ गया 1000 इंटू 1 ये क्या आ गया 100 से कैंसिल कर दीजिए, 2 0 कैंसिल हो गया। तो बताइए, तो n2 न्यूमेरिकल वैल्यू कितने आ गए 10 आ गए, तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। ओके, तो अब ज़रा ध्यान देना, हम लोग 1 न्यूटन को कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो अब आप लिख सकते हो हेंस 1 न्यूटन की कन्वर्जन हो रही थी हमारी सेकंड सिस्टम में, तो सेकंड सिस्टम में 10 आ गया और इसकी यूनिट को मैंने यू लिखा है। आपको सेकंड सिस्टम का ही तो यूनिट पूछ रहा था, तो जब आप यूनिट के लिए लिखिएगा तो यूनिट के लिए क्या लिखिएगा 1/10 इंटू न्यूटन लिखिएगा। तो हेंस सेकंड सिस्टम में जो यूनिट होगी हमारी, ये यूनिट कितनी आ जाएगी 0.1 न्यूटन, और यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए, क्लियर है आपको। तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारे बीच में बहुत कॉमन है जो मैंने अभी बताया। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको परेशान नहीं करेगा, आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये हमारा पहला केस क्लियर हो गया, जिस केस में हम लोग ये पढ़ते हैं कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में किस टाइप से कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केस फर्स्ट के बाद केस सेकंड की तरफ मूव करते हैं ना। केस सेकंड हमारा है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। देखिए, कोई भी फिजिकल फार्मूला दिया हुआ होगा और हम लोगों को बोलेगा कि डायमेंशन की मदद से चेक कीजिए कि ये फिजिकल फार्मूला सही है या गलत है। तो इस फिजिकल फार्मूले को चेक करने के लिए भी हम लोग डायमेंशन की मदद ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए एक टर्म है हमारे पास, वो टर्म है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस। आप देखिए रेड कलर से लिखा हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर येलो से स्टेटमेंट लिख दी है। क्या लिखी है, इट स्टेट्स दैट डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन रिमेन्स सेम। अब देखिए, अब इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ज़रा समझिएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के लिए हम लोग एग्जाम्पल के नज़रिए से समझते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तो 9th क्लास में ये फार्मूला आपने बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ किया होगा, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। जहाँ पर v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो LHS और RHS में दोनों में मिलाकर कुल 3 टर्म है, ठीक है। सबसे पहले LHS की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, LHS में क्या है, LHS में आपका सिर्फ वेलोसिटी है, डेट इज़ फाइनल वेलोसिटी है।
तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी दिया गया है, ज़रा ध्यान देना, जिसे हम लोगों ने v से दिखाया। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1 दिखा दिया। अब आप RHS में आइए, तो RHS में दो टर्म है। पहला टर्म है इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारा u से है, और क्योंकि है तो ये वेलोसिटी, तो ये हमारा LT-1 होगा। दूसरे टर्म की अगर मैं बात करूँगा तो दूसरा टर्म एक्सीलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट है। तो अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करता हूँ RHS में, तो RHS में जो सेकेंड टर्म है वो है हमारा AT। और एक्सीलरेशन और टाइम के मल्टीप्लिकेशन की डायमेंशन निकालनी है, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, LT-2, और टाइम की डायमेंशन t होगी। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये डायमेंशन हमारा कितना मिलेगा, आप बताइए, तो LT-1 ही ना आ जाएगा सॉल्व करने पर। वेरी गुड। तो देखिए, तो यहाँ पर तीन टर्म था, तो तीनों टर्म का हमने बारी बारी से डायमेंशन निकाला। आप देखिए तो हर एक टर्म का डायमेंशन सेम आया है कि नहीं आया है, आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है। आप अगर वेलोसिटी की बात कीजिएगा तो इस वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है, u की बात कीजिएगा तो u का डायमेंशन LT-1 है, और AT की बात कीजिएगा तो AT का डायमेंशन LT-1 है। तो हर एक टर्म का डायमेंशन LT-1। होमोजीनिटी यही ना होता है, डायमेंशंस ऑफ ऑल दी टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन रिमेन सेम। किसी भी फिजिकल रिलेशन के दोनों तरफ में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशनल फार्मूला सेम होती है, यही हमारी होमोजेनिटी कहलाती है। तो अगर ऐसी इस्टेब्लिशमेंट आ गई हमारी, जो हमने यहाँ पर लाया, हर एक टर्म का डायमेंशन हमने इक्वल दिखा दिया, सेम दिखा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये फिजिकल इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनली क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे हेंस गिवन फिजिकल रिलेशन। गिवन फिजिकल रिलेशन कहने का मतलब क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। गिवन फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने करेक्ट नहीं लिखा है, करेक्ट के पहले डायमेंशनल यूज़ किया है। तो इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अगर मान लिया जाए कि हम लोगों से ये पूछ देता कि आप चेक कीजिए तो ज़रा डायमेंशन मेथड से, v इज इक्वल टू 3u प्लस 5AT, क्या ये सही इक्वेशन है, तो आप कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं है। अल्टीमेटली अगर हम लोग डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो हमें v के डायमेंशन से मतलब है, u के डायमेंशन से मतलब है, और AT के डायमेंशन से मतलब है। और आप जानते हैं इन तीनों की डायमेंशन जो होती है वो LT-1 होती है। तो बताइए, तो डायमेंशन का यूज़ कर कर अगर ये फॉर्मूले की बात करोगे तो ये फॉर्मूला भी हमारा क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ तो अबव फॉर्मूला इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट, है ना, इतना आ जाएगा, बताइए, तो ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग डायमेंशन टर्म ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये एग्जैक्ट में करेक्ट फार्मूला नहीं है। अगर एग्जैक्टनेस की बात करेंगे तो ये फार्मूला रियलिटी में करेक्ट नहीं है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है v इज इक्वल टू 3u प्लस 5AT। लेकिन डायमेंशन मेथड से हम लोग जाते हैं तो डायमेंशन मेथड से ये फार्मूला करेक्ट दिखता है। तो इसीलिए जब कभी भी हम लोग डायमेंशन से किसी फार्मूले की करेक्टनेस की जाँच करेंगे ना, तो वहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट में ये ज़रूर लिखेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। हो सकता है रियलिटी में करेक्ट नहीं हो, लेकिन डायमेंशन ग्राउंड पर वो करेक्ट हो, है ना, इतनी चीज़ याद रहेगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या है, ये वाला फॉर्मूला याद है, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बताइए, 9th क्लास का बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है। इसको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो बताइए, तो यहाँ पर टोटल कितने क्वांटिटी हैं, यहाँ पर भी टोटल 3 टर्म है। LHS में एक टर्म है जो कि डिस्प्लेसमेंट है, RHS में 2 टर्म है जिसमें से पहला टर्म UT है और दूसरा टर्म AT स्क्वायर है ना। तो जब मैं यहाँ से लिखूँगा तो आप आइए, तो पहला जो हमारा लिखा जा सकता है डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ S, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा ना। दूसरे टर्म की बात कीजिए तो दूसरे टर्म में हम लोग आते हैं, सेकेंड टर्म हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ UT।
यूटी की डायमेंशन की बात कर लेते हैं। बताइए, तो यू आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, और ये टी टाइम हो गया। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी तो एल मिल जाएगा ना हमें। फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से अब मैं लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो मैंने पहले भी बोला जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती है तो उसे आप इग्नोर मारिए। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस टू और टाइम की डायमेंशन है टी, तो टी का स्क्वायर लिख दीजिए आप। तो बताइए यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा तो टी और टी तो कैंसिल हो गया, एल ही आया ना। तो आप इस फॉर्मूले में देख सकते हो, एस के डायमेंशन की बात कर लो, यूटी के डायमेंशन की बात कर लो, या हाफ ए टी स्क्वायर की बात कर लो, हर एक टर्म का डायमेंशन क्या है, सेम है। यही तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाता है कि अगर किसी भी तरह का फिजिकल इक्वेशन होल्ड कर रहा है, फिजिकल रिलेशन होल्ड कर रहा है, तो वैसे कंडीशन में हर टर्म का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आप ये कह सकते हो ना कि ये जो रिलेशन है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा डायमेंशनली करेक्ट। तो बता दीजिए, लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि जो गिवन फिजिकल रिलेशन दिया गया है, ये फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन है ना। इतना हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, अब इसका यूज़ क्वेश्चन में कैसे यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। देखिए, यहाँ पर हम लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है ना, और वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया गया है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जहाँ टी हमारा टाइम है। तो हम लोगों को डायमेंशन पता करना है ए स्क्वायर बी बाई सी का। तो ध्यान दीजिए, तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू दिए गए हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो आप बताइए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि हर एक टर्म का डायमेंशन जो है वो सेम रहता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से अगर मैं बात करूँगा तो a इंटू टी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो वेलोसिटी के डायमेंशन से सेम आएगा। तो बताइए, a इंटू टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी स्क्वायर, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखिएगा, एल टी माइनस वन लिखिएगा। तो जब मुझे a के लिए डायमेंशन पता करना होगा तो ये एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये एल टी माइनस थ्री हो जाएगा, ये हमारा a आ गया। सेकंड में आइए, अगर मुझे बी टी लिखना है तो ये जो बी टी है ये भी हमारा वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि हर टर्म का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अब यहाँ से अगर मुझे b का डायमेंशन लिखना है तो b इज इक्वल टू वी बाई टी लिखेंगे ना। तो बताइए, तो b वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी माइनस वन, और टाइम का डायमेंशन आ गया t। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एल टी माइनस टू, ये b का डायमेंशन आ गया। इसी तरह से अगर मुझे c के बारे में लिखना है तो बताइए, c के बारे में अगर आप लिखोगे तो c की डायमेंशन डायरेक्टली किससे बिलोंग करेगी, वेलोसिटी से। तो c की डायमेंशन को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एल टी माइनस वन, है ना। तो हम लोगों को a की डायमेंशन भी मिल गई, b की डायमेंशन भी मिल गई, c की डायमेंशन भी मिल गई। तो क्या मिला, a की डायमेंशन आप ऊपर देखिए, आपको यहाँ पर एल टी माइनस थ्री दिख रहा होगा, b की डायमेंशन एल टी माइनस टू दिख रहा होगा, और c की डायमेंशन एल टी माइनस वन दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या निकालना है, डायमेंशन पता करना है ए स्क्वायर बी बाई सी का, है ना। तो अब आप एक काम करो, हम लोगों को डायमेंशन पता करना है ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई सी। तो बताइए, तो ए कितना है, एल टी माइनस थ्री है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए एल टी माइनस थ्री का स्क्वायर हो गया, बी कितने आ गए, एल टी माइनस टू आ गए, डिवाइडेड बाई सी हमारा क्या आ गया, एल टी माइनस वन। तो बताइए, एल और एल कैंसिल कर सकते हैं आप, सॉल्व करना होगा तो क्या आएगा, यहाँ से एल पर पावर टू बच जाएगा, है ना। तो ये एल पर पावर टू आ गए, और टाइम के लिए आओगे तो ये टाइम पर पावर माइनस सिक्स आ जाएगा। तो ये टाइम पर पावर माइनस सिक्स आ गया, ऊपर में टाइम पर पावर माइनस टू है, ये माइनस टू हो गया।
और फिर यहाँ से अगर डिनोमिनेटर की बात करोगे तो डिनोमिनेटर में टाइम पर पावर -1 है। अब टाइम पे पावर को सॉल्व कर लीजिए, तो टाइम पर पावर सॉल्व कीजिएगा तो ये L² आ गए, और सॉल्व करते हैं तो -6 -1 -7 आ जाएगा, T⁻⁻7। यही हमारा आंसर आ जाएगा, L² T⁻⁻7। देख लीजिए कैलकुलेशन आसान है ना, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। देखिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने उसी तरीके का निकल कर सामने आया है जिस तरीके का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था। क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी किसी पार्टिकल की दी गई है। आप बताइए तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखा गया है, a+bt+c/d+t है ना। तो हम लोगों को a, b, c और d की डायमेंशन निकालनी है। तो ज़रा आप लास्ट टर्म देखिएगा, लास्ट टर्म में d और t एक साथ है ना। तो इसका मतलब ये है कि फॉर लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1, अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर लास्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लास्ट टर्म के साथ आइए तो d+t ये क्या दिखा रहा है, d+t, इससे पता ये चल रहा है कि अगर मैं डायमेंशनली बात करूँगा ना तो डायमेंशंस ऑफ d एंड t आर सेम, यही हो जाएगा हमारा। अब क्यों हो जाएगा, आप देख रहे थे कि v = u+at में प्लस और माइनस से अगर मैंने सेपरेशन दे दिया है तो जो इस टर्म का डायमेंशन है वही इस टर्म का डायमेंशन होगा। तो ये भी तो वैसा ही ना लिखा हुआ है d+t, तो प्लस से सेपरेटेड है तो ये दोनों टर्म का डायमेंशन हमारा क्या होगा, इन दोनों टर्म का डायमेंशन हमारा सेम होगा, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। चलिए मैं मिटाता हूँ इसे, अब ज़रा फोकस कीजिएगा। तो डायमेंशन ऑफ d एंड t सेम आ गया, तो बता दीजिए तो अगर मैं d के डायमेंशन की बात करूँगा तो t आपका टाइम है, तो d का डायमेंशन किसके इक्वल हो गया, टाइम के इक्वल हो गया। तो ये हमारा d का डायमेंशन पता चल गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, अब c की बात करते हैं। तो लास्ट टर्म में आ जाइए अगेन, तो अगर मैं वापस आऊँगा तो c/d+t इसके डायमेंशन की बात करेंगे तो ये c/d+t एक सिंगल टर्म है और इसकी डायमेंशन वेलोसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगी। आप कहिएगा हाँ एकदम हो जाएगी। आपको c की डायमेंशन बतानी है तो c देखिए, और d+t, तो d बोलिए या t बोलिए, दोनों का डायमेंशन तो टाइम ही है हमारा, तो डिनोमिनेटर में टाइम दिखाया गया है। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, LT-1। तो यहाँ से जब मुझे c लिखना होगा तो c लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, LT-1 × t को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से c की जो डायमेंशन आ जाएगी, c की डायमेंशन हमारी जो है ना वो l के इक्वल आ जाएगी। तो डायमेंशन ऑफ c हमारा l हो जाएगा, पक्की बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हम लोगों को b की डायमेंशन पता करनी है और a की डायमेंशन पता करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो वेलोसिटी का डायमेंशन होगा वही bt का डायमेंशन होगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं अगेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से bt का डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो अब बता दीजिए अगर आपको b निकालना होगा तो b का डायमेंशन वेलोसिटी बाई टाइम के इक्वल हो जाएगा। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, LT-1, और टाइम की डायमेंशन क्या है, t। तो यहाँ से अगर मैं b के डायमेंशन की बात करूँगा तो b की डायमेंशन आ जाएगी LT-2, इज़न्ट इट, इतना मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये हमारा b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, इतने मिल गए b के लिए। नेक्स्ट आइए लास्ट फर्दर, अब लास्ट टर्म हमारा a बच गया। तो आप इक्वेशन देखिए, तो इक्वेशन क्या है, v = a+bt+c/d+t। इट मीन्स कि जो a का डायमेंशन है वही v का डायमेंशन है ना। तो आप लिख सकते हैं ऐसे कंडीशन में a की डायमेंशन वेलोसिटी के इक्वल, हेंस डायमेंशन ऑफ a कितने आ जाएंगे, LT-1 आ जाएंगे। ये हमारे a के डायमेंशन आ गए, हम लोग आसानी से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ना। तो ये मिल गया, बताइए a b c d चारों डायमेंशन हम लोगों को मिल गया। कितनी आसानी से हम लोगों को मिल जा रहा है, किसी भी तरह की कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, आप खुद बताइए।
नहीं, बस आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जान रहे हैं, आप आसानी से डायमेंशन पता कर सकते हैं ना। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी नाम पर। देखिए यहाँ पर एक और उसी पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग लेकर सामने आ गए। क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया गया है, a√x/b+x³ है ना। हम लोगों को ए और बी का डायमेंशन पता करना है। तो ये बताइए, तो अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो सबसे पहले आप देखिए b+x³। तो इस चीज़ को देखकर क्या पता चल रहा है कि x हमारा डिस्टेंस है, तो b की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, तो x³ के डायमेंशन के इक्वल होगी। x आपका पोजीशन है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है l। तो x पर पावर 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, l⁻³ आ जाएगा। तो b का डायमेंशन हमारा कितना आ गया, l⁻³ आ गया। अब a की बात करते हैं अगेन। तो ये बताइए, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, तो आपके पास लिखा गया है a√x/b+x³। ये पोटेंशियल एनर्जी है। डायमेंशन के नज़रिए से लिखते हैं, तो डायमेंशन के नज़रिए से अगर आप लिखिएगा a√x, तो √x हमारा x है आपका लेंथ। तो डायमेंशन के नज़रिए से ये l पर पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना √x को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो बस वही काम किया, √x को x पर पावर 1/2 लिख दिया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये l पर पावर 1/2 आ जाएगा। और b और x³ ये दोनों सेम डायमेंशन है, तो जब ये दोनों सेम डायमेंशन है तो ये l पर पावर 3 हो गए, इज इक्वल टू u आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml²t-2, ये रख दिया हम लोगों ने। अब आपको a की डायमेंशन लिखनी है, तो बताइए, तो a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो आपके पास रिस्पॉन्स आ जाएगा ml²t-2। डिनोमिनेटर में l³ है, तो ये l³ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वहाँ न्यूमरेटर में पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 से आप डिवाइड दे दीजिए, है ना। तो इस तरह से a की डायमेंशन कितनी आ जाएगी, l पर पावर कितने आ जाएंगे 5, t पर पावर -2 हो गया, और यहाँ l पर पावर कितने आ गए 1/2। तो आप जानते हो डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट कर कर देखा जाएगा तो हमारे पास कितने आ जाएंगे। तो इस तरह से a की जो डायमेंशन आ जाएगी, a की डायमेंशन आ जाएगी ml⁻9/2 t⁻2, और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो देखिए तो कितनी आसानी से मिल रहा है। बस एक और क्वेश्चन मैं इस पर बताता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है इन दी फॉर्मूला p इज इक्वल टू p0 e⁻℞c/x। h is Planck's constant and c is speed of light. The dimensional formula of x, x की डायमेंशन निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझिए कि इसमें है क्या। जो जो चीज़ें दी गई हैं मैं उसको लिखता हूँ। एक हमारे पास है h हमारा आता है, और ये h क्या कहलाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो चलिए इसकी हम लोग डायमेंशन पता करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास है, एनर्जी का रिलेशन, है ना। तो एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला होता है h इंटू न्यू। तो अगर मैं यहाँ से h लिखूँगा तो h इज इक्वल टू एनर्जी बाई न्यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर E आपका है एनर्जी, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये साइन पढ़ा जाएगा न्यू। और इस साइन को हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए पढ़ते हैं। आप डायमेंशन की लेक्चर देखिएगा, लेक्चर नंबर आप 8 नंबर लेक्चर देखिएगा, उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट मैंने निकाल कर दिखाया है। बस थोड़ा सा जल्दी में मैं निकाल दूं। फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t⁻⁻1। ये फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है। अब बताइए, तो अगर मेरे को प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन लिखनी है, तो न्यूमरेटर में एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन ml²t-2, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t⁻⁻1। तो ये जो h हो जाएगा, h की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml²t⁻1 आ जाएगा ना, सॉल्व कर कर। और c जो है यहाँ पर ये जो c दिया गया है वो स्पीड ऑफ लाइट दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट।
तो आप बताओ, तो लाइट की स्पीड, तो स्पीड की डायमेंशन क्या है, LT-1। हम लोगों को सी की भी डायमेंशन मिल गई। अब आते हैं मेन फॉर्मूले पर। मेन फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, P इज इक्वल टू P0 e⁻ℎc/x। आई थिंक ये लिखा हुआ है। अब ये प्रेशर हो सकता है P, या P मोमेंटम हो सकता है, तो कुछ भी हो। तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर सारा कॉन्सेंट्रेशन आप दे दो e⁻ℎc/x पर, सारा कॉन्सेंट्रेशन उधर ही दो, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी से तुम देखोगे ना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी से जो P का डायमेंशन होगा वही P0 का डायमेंशन होगा। समझ में बात आई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी से अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो डायमेंशन हमारा P का है वही डायमेंशन P0 का है। बचा क्या आपके पास, e⁻ℎc/x। तो अगर मैं ये लिखता हूँ e⁻ℎc/x, तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, और एक्सपोनेंशियल टर्म हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी में आती हैं। तो उनमें एक आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का पता है फॉर्मेट कैसा रहता है, ये e⁻x का फॉर्मेट एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट है। तुम देखना तो ये e⁻x ही दिख रहा होगा। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा तो लॉगरिदम। अगर हम लोगों का लॉगरिदम में कोई फॉर्म है, मान लो log x का फॉर्म है, तो ये हमारा डायमेंशन लेस हो गया। उसके बाद फिर मैं बात करूँगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल। मान लीजिए कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म आप जानते हो, आप परिचित हो, sin x cos x। अगर इस तरह का कोई फॉर्म दिया गया है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये भी हमारा डायमेंशन लेस फंक्शन है, डायमेंशन नहीं होता है। तो अब आप ज़रा बताइए कि अगर आपका e⁻ℎc/x ये डायमेंशन लेस है, तो इसके डायमेंशन लेस होने की पॉसिबिलिटी तभी बनती है, डैट इज़ e⁻ℎc/x के डायमेंशन लेस होने की पॉसिबिलिटी तभी बनती है जब hc/x हमारा क्या हो जाए, डायमेंशन लेस हो जाए, है ना, डायमेंशन लेस हो जाए। और ये तभी संभव है जब x की डायमेंशन किसके इक्वल हो, hc के डायमेंशन के इक्वल हो, डैट इज़ न्यूमरेटर की डायमेंशन और डिनोमिनेटर की डायमेंशन आपस में इक्वल हो। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए x अगर लिखिएगा तो बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है, ml² है, तो ml² लिख दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन क्या आ गई, LT-1 आ गई। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x की डायमेंशन क्या आएगी बताइए, तो ml⁻3 t⁻2 आएगा। एक बार देख लीजिए, इतना ही ना आया। देखिए, इस क्वेश्चन के बाद बस आज की क्लास के लिए, आज के लेक्चर 10 के लिए एक लास्ट मैं ले लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के इन्वॉल्वमेंट पर हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। तो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ज़रा देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि जो फोर्स है ना हमारा, इस फोर्स का वेरिएशन कुछ इस फॉर्मूले से है। F इज इक्वल टू दिए गए हैं a² sin √b इंटू एक्स माइनस सी इंटू टी, ये दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो x आपका पोजीशन हो गया और c हमारा t टाइम हो गया। x की बात कीजिएगा, x हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन, और पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है, l। और ये t की बात करते हैं तो ये t हमारा क्या हो गया, टाइम। टाइम की डायमेंशन के लिए कैपिटल T यूज़ करते हैं ना। तो देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हमें पहचानना है। तो हमने बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताया है। तो साइन के साथ अगर मैं बात करूँगा, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पर आप आ जाइए। साइन √b इंटू एक्स माइनस सी इंटू टी, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है ये हमारा कौन सा फॉर्मेट आएगा, डायमेंशन लेस। ओके,
अब आप आइए तो साइन थीटा कॉस थीटा से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से हम लोग यही ना जानते हैं कि अगर ये साइन थीटा है तो ये जो थीटा हमारा है ये थीटा किस चीज़ को दिखाता है, एंगल को दिखाता है। इट मीन्स साइन के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, जिस पैरामीटर की इन्वॉल्वमेंट है वो एंगल है। तो यहाँ पर अगर इस केस में लिखिएगा तो इस केस में आप बात कर लीजिए अंडर रूट बी इंटू एक्स की, या फिर बात कर लीजिए सी इंटू टी की। ये भी हमारा किसके संदर्भ में लिया जाएगा, किससे रिलेटेड होगा, एंगल से रिलेटेड होगा। और हम लोग जानते हैं एंगल कौन सी क्वांटिटी है, तो एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो इट मीन्स अगर हम लोगों को लिखना होगा तो अंडर रूट बी एक्स एंड सी टी, ये दोनों क्वांटिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी आ गई, तो ये दोनों क्वांटिटी हमारी मिल गई डायमेंशन लेस क्वांटिटी, है ना। अब ज़रा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रहा है, अंडर रूट बी एक्स एंड सी टी आर डायमेंशन लेस, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया। अब फर्दर ज़रा आइए, अब मैं बात करता हूँ आगे बी एक्स की। तो यहाँ से मैं लिखूँगा तो पता ये चला कि अंडर रूट बी इंटू एक्स ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस को हम लोग डी ऑब्लिग एल से दिखा रहे हैं, ये डायमेंशन लेस हो गए। तो अब बताइए, तो अगर मेरे को बी लिखना होगा, है ना, तो मान लीजिए थोड़े देर के लिए बी की डायमेंशन देनी है, तो रूट बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, डायमेंशन लेस बाई एक्स आ जाएगा। डायमेंशन लेस है कुछ भी नहीं, और एक्स की अपनी डायमेंशन है, एक्स पोजीशन है, तो पोजीशन की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है। तो इसको जब सेट कीजिएगा तो एल पर पावर -1 आएगा। अब यहाँ से अगर बी की डायमेंशन लिखिएगा तो इस रूट को उस तरफ भेजिएगा, तो रूट को उस तरफ भेजने पर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स तो आप लोग जानते हैं। तो बताइए बी का डायमेंशन क्या आएगा, एल टू दी पावर -2, ये बी का डायमेंशन आ गया। अगेन जब यहाँ से आप बात कीजिएगा तो फिर अब आप आ जाइए सी इंटू टी, तो सी इंटू टी भी तो हमारा डायमेंशन लेस क्वान्टिटी हो जाएगा। अभी आपने पढ़ रखा है, ऊपर में देखिए यहाँ पर लिखा है हमने सी इंटू टी, ये आप देख सकते हो सी इंटू टी, ये भी डायमेंशन लेस है। तो ऐसे कंडीशन में जब सी की डायमेंशन की बात होगी तो डायमेंशन लेस डिवाइडेड बाई टी, तो ये तो हो गए डायमेंशन लेस, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी होती है। तो जब यहाँ से आप c की डायमेंशन की बात कीजिएगा तो c की डायमेंशन क्या आ जाएगी, t पर पावर -1 आ जाएगा, है ना। तो आप देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों को b की भी डायमेंशन मिल रही है और हम लोगों को c की भी डायमेंशन मिल रही है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि b एंड c डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस कैसे है भाई, दोनों का डायमेंशन हम लोगों ने निकाल दिया है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। चलिए फिर उसके बाद रूट बी बाई रूट सी को चेक करते हैं। तो जब मुझे रूट बी बाई सी चेक करना होगा तो अंडर रूट बी डिवाइडेड बाई सी इसको चेक करना होगा। तो आप बताइए, तो अंडर रूट बी आपको एल पर पावर -1 दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए अंडर रूट बी इज इक्वल टू एल पर पावर -1, तो आप यहाँ से लिख दीजिए एल पर पावर -1, और सी कितने दिख गए, टी पर पावर -1 दिख गए। तो जब आप लिखिएगा तो एल पर पावर -1 इंटू टी आ जाएगा। तो अब ज़रा देखिए, तो अंडर रूट बी बाई सी क्या है, एल पर पावर -1 टी पर पावर 1 है, क्या यही आया है, एग्जैक्टली यही आया। अगर आप इसको लिखिएगा तो ये तो यही ना है, एल पर पावर -1 टी पर पावर 1। तो इसका मतलब है कि अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूँगा, सेकंड ऑप्शन की, तो ये सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ए के डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो ध्यान दीजिए, जब ए के डायमेंशन की बात करते हैं तो वापस आइए, तो फोर्स बराबर क्या लिखा हुआ था, एफ इज इक्वल टू, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये ए स्क्वायर इंटू साइन अंडर रूट बी इंटू एक्स माइनस सी इंटू टी, ये दिया गया था। तो अगर मुझे देना है तो साइन तो पूरा का पूरा, अगर इस कंप्लीट साइन की बात करेंगे तो ये क्वांटिटी तो हमारी डायमेंशन लेस हो गई, हम लोग पहले से जान रहे हैं। और इसका पूरा डिटेल, मतलब इसका पूरा जो है ना, हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया ऊपर के सारे प्रोसेस में, तो ये आपका डायमेंशन लेस हो गया, भूल जाइए इसे, बच गए ए स्क्वायर। तो अब बता दीजिए, तो ए स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो गई, एफ हो गई, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी -2,
और यहाँ से अगर मुझे ए लिखना होगा तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, MLT-2 पर पावर 1/2 आ गया ना। तो डेट्स इट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, m पर पावर 1/2, l पर पावर 1/2, t पर पावर -1। ज़रा चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर 1 में है m पर पावर 1/2, l पर पावर 1/2, t पर पावर -1। चेक करते हैं, देखिए तो a की डायमेंशन m पर पावर 1/2, l पर पावर 1/2, t पर पावर -1 है ही यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है ना। यही पूछ रहा था इनकरेक्ट कौन होगा, तो तीसरा नंबर हमारा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आज की लेक्चर में हम लोगों ने 2 एप्लीकेशन देखा डायमेंशन का, 2 केस देखा। पहला केस देखा कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा केस देखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पर किसी फिजिकल इक्वेशन को किस तरह से हम लोग करेक्ट चेक करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन किस तरह से करते हैं। और फिर यही देखा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर अगर हम लोगों को क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। तो ये एक छोटी सी कोशिश रही मेरी डायमेंशनल मेथड के एप्लीकेशन से आप सभी लोगों को रूबरू कराने की। इसकी एक एप्लीकेशन और बची हुई है, वो है डायमेंशन का यूज़ करके किसी फिज़िकल फार्मूले को इस्टेब्लिश करना, है ना। तो अब इसका वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा जब अब नेक्स्ट क्लास में मैं फ्री रहूँगा, तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगा। तो इस तरह से डायमेंशन की हमारी लगभग चीज़ें तैयार हो जाएंगी, है ना। फिर आपको जब मन करता है ना आप तभी रिवीजन कर लीजिए, आराम से यूट्यूब का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें जो हैं एक एक कंटेंट रिवीजन हो जाएगा डायमेंशन का। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसी डायमेंशन की मैं तीसरी एप्लीकेशन डालूँगा लेक्चर नंबर 11 में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेहनत कीजिए इसी तरह से, एक टारगेट लेकर अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा करेंगे। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।